स्वागत है आप सभी का महिंद्रा.com में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इनइक्वालिटी के ऊपर कि आपके जितने भी बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम है, बैंकिंग संबंधी जो भी आपके एग्जाम है, उनमें इनइक्वालिटी को किस प्रकार से सॉल्व करना चाहिए या फिर आपका जो लेटेस्ट पैटर्न हो सकता है इस तरीके से आए, उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। आपको आज ये बताया जाएगा कि पूरी की पूरी इनइक्वालिटी कितने तरीके से बेस्ड है और उन पे किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए उनके ऊपर बात कर लेते हैं। इनइक्वालिटी के कुछ बेसिक सिंबल होते हैं, पहले हम आपको वो बताना चाहते हैं। पहला सिंबल ग्रेटर का है। दूसरे सिंबल की बात करें स्मॉलर बोला जाता है, ये बेसिक सिंबल। तीसरे की बात करें इक्वल, इसको भी आसानी से आप समझ सकते हैं। अगर इस सिंबल की बात करें तो ये बता रहा है ग्रेटर और इक्वल, और अंतिम सिंबल जो है वो है स्मॉलर और इक्वल। जो बेसिक जनरल इनइक्वालिटी के सिंबल हैं वो ये पांचों हैं, ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल, ग्रेटर इक्वल और स्मॉलर इक्वल। जो लेटेस्ट पैटर्न की हम बात कर रहे थे, आजकल शायद ऐसा हो सकता है आपको आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिले कि कुछ नए सिंबल आपको देखने को मिले। जैसे हम बोल सकते हैं नॉट इक्वल, जिसका मतलब होता है या तो ग्रेटर या फिर इक्वल, स्मॉलर। नॉट इक्वल का मतलब या तो ग्रेटर होगा या फिर स्मॉलर होगा, पर डेफिनेटली नहीं बोल सकते ग्रेटर ही होगा, ना ही डेफिनेट में ये बोला जा सकता है कि स्मॉलर ही होगा। दूसरे सिंबल की बात करें ग्रेटर नॉट, इसका मतलब होगा स्मॉलर और इक्वल। तीसरे सिंबल की अगर हम बात करें तो बात की जा रही है स्मॉलर नॉट। स्मॉलर नॉट का मतलब है ग्रेटर और इक्वल। चौथे सिंबल की, नए सिंबल की जो हम बात कर रहे थे वो ये है स्मॉलर इक्वल नॉट, और इसका मीनिंग निकल कर आएगा ग्रेटर। क्यों ग्रेटर? अगर स्मॉलर नहीं होगा और इक्वल भी नहीं होगा तो फाइनली जो आउटपुट निकलेगा वो निकलेगा ग्रेटर। और अंतिम सिंबल की बात करें तो वो ये है ग्रेटर इक्वल नॉट, इसका मतलब एक ही सिंबल बचता है स्मॉलर। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो जितने भी प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने रखे जा सकते हैं उनके ऊपर करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं इनइक्वालिटी के कितने प्रकार हैं, कितने तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, प्रश्नों के प्रकार आपके एग्जाम्स में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं आप देख सकते हैं। केवल एक ही पंक्ति वाले प्रश्न, इसका मतलब यहां पर यह है कि एक स्टेटमेंट दी जाएगी और उसके बेस पर आपको कंक्लूजन पूछे जाएंगे, आपको कंबाइंड स्टेटमेंट को नहीं करना पड़ेगा। दूसरा आप देख सकते हैं दो पंक्तियों वाले प्रश्न, मतलब दो स्टेटमेंट दी जाएंगी, उनको किसी पार्टिकुलर कंपोनेंट के स्थान पर आपको कंबाइन करना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। यहां पर इसी को एक्सीड कर दिया गया है, दो से अधिक पंक्तियों वाले प्रश्न। चौथे की बात करें तो चौथा प्रकार है कोडेड। यहां पर कुछ सिंबल आपके सामने होंगे, उन सिंबल्स को आपको डेफिनेट मैनर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर प्रश्नों को सॉल्व करना पड़ेगा। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण में से एक है रिक्त स्थान पर आधारित प्रश्न, जो शायद आपके पीओ लेवल के एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं इन सभी प्रकार को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, केवल एक ही पंक्ति वाले प्रश्न की अगर हम बात करें तो प्रश्न संख्या 1 से 3 तक आपको एक स्टेटमेंट नजर आ रही है जो दिखने में काफी बड़ी नजर आ रही है। इसी पर हमने 3 प्रश्न आपके सामने रखे हैं। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का शॉर्टकट हम आपके सामने रख रहे हैं। अगर आप उसको ध्यान रखेंगे तो आप अपने क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। वो शॉर्टकट क्या है आप नजर डालिए जरा। अगर आपके पास क्वेश्चन, एग्जामिनर ने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है, अगर आपसे दो एलिमेंट की बात हो रही है, इस प्रश्न के अलावा हम बोल रहे हैं आपसे दो एलिमेंट की बात की जा रही है, सपोज करिए अगर ए और बी दो एलिमेंट आपके सामने जो नजर आ रहे हैं, उनके बीच में अगर सारे सिंबल लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं, ध्यान दें, अगर किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच में, चाहे वो ए बी हो, एक्स वाई हो या ए टू जेड कोई भी नाम हो, अगर पहले और लास्ट वाले मेंबर के बीच में सारे सिंबल लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं तो हमेशा आपको पहली प्रायोरिटी के बेस पर चुन लेना है ग्रेटर। अगर ग्रेटर उस श्रृंखला में मौजूद नहीं है और सारे सिंबल लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो दूसरे नंबर पर ऑप्ट किया जाएगा ग्रेटर इक्वल। अगर ग्रेटर भी मौजूद नहीं हो और ग्रेटर इक्वल भी मौजूद नहीं हो तो अंत में ऑप्ट करने के लिए एक ही सिंबल बचेगा, इक्वल।
फिर से बताते हैं आपको, दो एलिमेंट के बीच में अगर सारे सिंबल लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं तो प्रायोरिटी बेस पर सबसे पहले ऑप्ट किया जाएगा ग्रेटर। अगर उस श्रृंखला में ग्रेटर मौजूद ना हो तो दूसरे नंबर पर ऑप्ट किया जाएगा ग्रेटर इक्वल। अगर ग्रेटर इक्वल भी मौजूद ना हो और ग्रेटर भी मौजूद वहां पर ना हो तो अंत में हमें ऑप्ट करना पड़ेगा इक्वल। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसी चर्चा को। अगर x और y के बीच में या फिर a और b के बीच में या फिर xyz कोई भी दो मेंबर्स के बीच में सारे सिंबल अगर राइट साइड मूव कर रहे हो, जैसे कि यहां पर कर रहे हैं, ये कितनी भी बार आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सारे सिंबल राइट साइड मूव कर रहे हैं तो प्रायोरिटी बेस पर सबसे पहले ऑप्ट करना पड़ेगा स्मॉलर। अगर उस श्रृंखला के अंदर स्मॉलर मौजूद ना हो तो दूसरे नंबर पर ऑप्ट करेंगे हम स्मॉलर इक्वल। अगर स्मॉलर इक्वल भी वहां अवेलेबल नहीं है तो अंत में हमें ऑप्ट करना पड़ेगा इक्वल। ये बेसिक फंक्शनिंग है, अगर आप इसको याद रखेंगे तो शायद बहुत ही आराम से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब डाउटेड कंडीशन की अगर हम बात करें तो कभी कभी x और y या a और b या x y z जो भी दो नाम है, दो एलिमेंट है, इनके बीच में आपको देखने को मिलेगा कि कुछ सिंबल लेफ्ट साइड मूव कर रहे होंगे और कुछ सिंबल राइट साइड मूव कर रहे होंगे। अगर एक ही प्रश्न के अंदर दो एलिमेंट्स के बीच में कुछ सिंबल राइट साइड मूव कर रहे हैं और कुछ लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं, इसका सीधा सीधा हल ये है कि हम पहले और लास्ट वाले मेंबर के बीच में कोई भी संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? हो सकता है पहला मेंबर लास्ट वाले से बड़ा हो सकता है पहला मेंबर लास्ट वाले से छोटा हो, या फिर हो सकता है पहला मेंबर लास्ट वाले के बराबर हो। अगर आपके दो निष्कर्ष में, जैसे आप यहां दो निष्कर्ष देख रहे हैं, अगर आपके दोनों निष्कर्ष में मिलाकर ये तीनों सिंबल आपके दोनों निष्कर्ष को मिलाकर मौजूद हो तो आपका जवाब होगा या तो निष्कर्ष पहला सही है या फिर निष्कर्ष दूसरा सही है। ध्यान रखें, किन्हीं भी दो एंटिटी के बीच में अगर रिलेशन स्थापित नहीं हो पा रहा है, मतलब कुछ सिंबल लेफ्ट साइड जा रहे हैं कुछ राइट साइड जा रहे हैं, उनका रिलेशन अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो, और उनके बीच में तीनों सिंबल मौजूद है, जैसे यहां पर अगर आप देखें, सपोज करिए पहले सिंबल में पहले x और y के बीच में ग्रेटर दे दिया और दूसरे x और y के बीच में स्मॉलर इक्वल दे दिया, इसका मतलब x और y के बीच में तीनों सिंबल मौजूद हो गए। अगर ये तीनों सिंबल मौजूद है तो हम बोलेंगे या तो पहला निष्कर्ष सही है या फिर दूसरा सही है। अगर बाय डिफॉल्ट इन तीनों में से एक भी सिंबल मिसिंग है तो जवाब होगा ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा कथन निष्कर्ष सही है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सारे सिंबल लेफ्ट साइड मूव करें तब भी आपको बता दिया, राइट साइड मूव करें तब भी आपको पता लग गया, और सीरीज अगर ब्लॉक हो रही है और आप निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं तो भी प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है ये भी हमने आपको बताया। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को उस ट्रिक के बेस पर कितनी जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले निष्कर्ष के पास जाइए कि निष्कर्ष किन दो लोगों के बारे में आपसे जानना चाह रहा है। तो निष्कर्ष जानना चाह रहा है ए और डी के बारे में। सबसे पहले ढूंढिए किसके बारे में ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। फिर सीधा प्रश्न पर जाइए कि वो दोनों मेंबर कहां पर हैं। अगर आप देखेंगे तो ए और डी आपको यहां पर इस श्रृंखला में मौजूद दिखाई देंगे। हमने जो शॉर्टकट अभी आपको बताया था उसके अनुसार सारे सिंबल ए और डी के बीच में लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं, और जब भी सारे सिंबल लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो प्रायोरिटी बेसिस पर सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा ग्रेटर का साइन। यहां पर हम बोल सकते हैं ए ग्रेटर है डी के, और यही आपके निष्कर्ष में दिया गया है। इस प्रकार प्रश्न नंबर फर्स्ट का निष्कर्ष फर्स्ट बिल्कुल सही है। दूसरा निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो डी और जी की बात कर रहा है। सबसे पहले डी और जी को ढूंढते हैं। तो डी और जी की अगर हम बात करें तो डी और जी के बीच में जितने भी सिंबल नजर आ रहे हैं वो राइट साइड जा रहे हैं। अगर सारे सिंबल राइट साइड जा रहे हैं तो प्रायोरिटी बेसिस पर हमें ऑप्ट करना पड़ेगा स्मॉलर, कि डी स्मॉलर है जी से, या फिर हम बोल सकते हैं डी छोटा है जी से। लेकिन निष्कर्ष में बोला गया डी बराबर है जी के, इसका मतलब ये वाला जो विकल्प दिया निष्कर्ष दिया गया है वो बिल्कुल गलत है। तो हम बोल सकते हैं प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा निष्कर्ष आपको नजर आ रहा है और एग्जामिनर जानना चाह रहा है एच और एफ के बारे में। ढूंढते हैं एच और एफ कहां है। देखिए, एच और एफ के बीच में कुछ सिंबल लेफ्ट साइड जा रहे हैं और कुछ राइट साइड जा रहे हैं। हमने आपको बताया था
अगर एक ही प्रश्न में दो व्यक्तियों के बीच में, दो एलिमेंट के बीच में कुछ सिंबल लेफ्ट साइड मूव करें और कुछ राइट साइड, इसका मतलब ये है हम यहां पर इन दोनों के बारे में सही निर्णय नहीं ले सकते, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बराबर है। तो H और F के बीच में तीन कंडीशन निकल कर आएंगी। H बड़ा भी हो सकता है, H छोटा भी हो सकता है और H बराबर भी हो सकता है। आप निष्कर्ष पर प्रकाश डालें तो पहले वाले में बोला गया है छोटा है तो गलत माना जाएगा, क्योंकि 100% हम नहीं बता सकते H F से छोटा है। दूसरे निष्कर्ष की बात करें तो लिखा हुआ है H बड़ा है F से, हम ये भी 100% नहीं बता सकते कि 100% H बड़ा ही होगा। अब देखिए, पहला ग्रेटर वो भी हट गया, दूसरा स्मॉलर वो भी हट गया, लेकिन दोनों निष्कर्ष में एक चिन्ह मिसिंग है जो है इक्वल। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं ना तो पहला निष्कर्ष सही है ना ही दूसरा सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो आप यहां पर देख रहे हैं प्रश्न संख्या 3 में निष्कर्ष L और M के बारे में जानना चाह रहा है। तो सबसे पहले L और M को ढूंढ लेते हैं। L और M की बात करें तो दोनों पास में ही हैं और हमें बताया गया है L छोटा और बराबर है M से। यहां पर अगर आप देखेंगे तो निष्कर्ष में बोला गया है छोटा है, तो हम बोलेंगे ये बात बिल्कुल गलत है, हो सकता है L और M बराबर हो जाए। चलिए अगले निष्कर्ष की ओर चले तो L और P की बात कर रहा है। L और P को अगर आप ढूंढेंगे तो L और P भी वही है, M और P दोनों बिल्कुल समान है। इसका मतलब L या तो छोटा होगा या बराबर होगा किससे, M और P दोनों से। अगर हम बात करें यहां पर लिखा है L बराबर है P के, हम 100% ये नहीं कह सकते L बराबर है P के, हो सकता है L P से छोटा निकले, तो दूसरा निष्कर्ष भी गलत। अब अगर आप ध्यान दें तो L से M और P के बारे में केवल दो ही निष्कर्ष की आवश्यकता थी, एक स्मॉलर और एक इक्वल। अगर L M से छोटा है तो 100% P से भी छोटा निकलेगा, क्योंकि M और P बराबर है। अगर L बराबर निकलेगा M के तो P के भी बराबर होगा, क्योंकि प्रश्न में दिया गया था M और P समान है। इस प्रकार ये ऐसा प्रश्न है जहां पर आपको फंसाने की कोशिश की गई थी। अगर ध्यान देंगे तो जितने साइन की आवश्यकता थी वो दोनों ही यहां पर मौजूद है। अगर पहला निष्कर्ष सही होगा तो 100% दूसरा गलत निकलेगा, अगर दूसरा सही होगा तो 100% पहला गलत निकलेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं या तो पहला निष्कर्ष सही है या फिर दूसरा निष्कर्ष सही है, तो ये कंडीशन बनेगी आइदर और की। इस प्रकार ये प्रश्न भी हल होता है। चलिए अगली कंडीशन के ऊपर चल लेते हैं और इसके दूसरे टाइप के ऊपर बात कर लेते हैं जो इससे थोड़ा टिपिकल है। चलिए शुरू करते हैं उसको। दो पंक्तियों वाले प्रश्न, जैसे आप देख सकते हैं बहुत से स्टूडेंट को डाउट होता है कि किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो जैसे अभी हमने बताया था, सबसे पहले निष्कर्ष के पास जाइए, वो किन व्यक्तियों के बारे में जानना चाह रहा है। जैसे आप यहां पर देखेंगे निष्कर्ष में E और M के बारे में जानना आपसे चाह रहा है। अगर आप ध्यान दें तो E आपका दूसरी पंक्ति में मौजूद है और M आपका प्रथम पंक्ति में मौजूद है। अब E और M के लिए हमें ऐसा कोई कॉमन वर्ड ढूंढना पड़ेगा जो दोनों ही पंक्तियों में मौजूद हो। तो वो कॉमन वर्ड अगर हम ढूंढे, कॉमन लेटर अगर हम ढूंढने की कोशिश करें तो कॉमन लेटर निकल कर आएगा दोनों पंक्तियों में G, जिसकी सहायता से हम इस निष्कर्ष को हल कर सकते हैं। देखिए E और G के बीच में दो सिंबल नजर आ रहे हैं, प्रायोरिटी बेसिस पर ऑप्ट कर लेंगे, E बड़ा और बराबर है G के। यहां पर अगर आप देखें तो M और G के बीच में दो सिंबल नजर आ रहे हैं, प्रायोरिटी बेसिस पर ऑप्ट कर लेंगे, M छोटा है G से। और अब E और M के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं प्रायोरिटी बेसिस पर कि E बड़ा है M से, जो आपके निष्कर्ष में दिया गया था। इस प्रकार पहला निष्कर्ष 100% सही है। दूसरे निष्कर्ष की बात करें तो R और J के बारे में जानना चाह रहा है। R आपका दूसरी पंक्ति में मौजूद है और J आपका पहली पंक्ति में मौजूद है। फिर से कॉमन टर्म की बात करें तो G की बात कर रहे हैं। देखिए अगर आप चाहें और अगर आप कैपेबल हैं तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, G बड़ा और बराबर है J से और यही G बड़ा और बराबर है R से। इस प्रकार J और R के बारे में कोई निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते। तो यहां पर आपकी जानकारी के लिए हम फिर से सॉल्व करके दिखा देते हैं कि J और R के बारे में पूछा गया था और कॉमन टर्म है G। यहां आप देखेंगे तो G बड़ा और बराबर निकलेगा R से और पहली पंक्ति पर प्रकाश डालेंगे तो G बड़ा और बराबर निकलेगा J से। तो हम बोल सकते हैं J और R के बारे में सही क्या होगा, इसका हम डेफिनेट में उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि हो सकता है J बड़ा हो R से, हो सकता है J छोटा हो R से, और ये भी हो सकता है J और R दोनों बराबर निकले। तो इस प्रकार
दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा केवल निष्कर्ष पहला सत्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा कंफ्यूजिंग है। देखिए इसमें नॉट इक्वल का सिंबल भी आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले इन सभी को छोड़कर हम जाते हैं निष्कर्ष के पास कि निष्कर्ष किसके बारे में जानना चाह रहा है। निष्कर्ष जानना चाहता है आर और क्यू के बारे में। आर हमारा है पहली पंक्ति में और क्यू हमारा है दूसरी पंक्ति में। इन दोनों में कॉमन टर्म क्या है उसको ढूंढते हैं। तो कॉमन टर्म ZDEFT JKLZN, तो कॉमन टर्म निकल कर आया यहां से Z। तो हम बोल सकते हैं अब यहां पर रिलेशन निकालें तो R बराबर नहीं है Z के, ये बताया गया था, और Z बराबर नहीं है Q के, ये बताया गया था। हमसे ज्ञात करने के लिए बोल रहा है क्या R बड़ा है Q से। तो ध्यान दें हम R से Z के बारे में बता सकते हैं कि R या तो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। हम Q से Z के बारे में बता सकते हैं Q या तो बड़ा होगा या फिर Q छोटा होगा। अभी तो हमें इन दोनों के बीच में ही संदेह है और इन दोनों के बीच में ही संदेह है, लेकिन फर्स्ट मेंबर से लास्ट वाले के बारे में ज्ञात करने का कोई भी तरीका यहाँ पर नहीं है। मतलब इन दोनों के बीच का रिलेशन स्थापित नहीं कर सकते। हो सकता है R Q से बड़ा निकले, हो सकता है R Q से छोटा निकले, और हो सकता है R और Q बराबर निकले। तो हमें R और Q के बीच में 3 सिंबल चाहिए, लेकिन यहाँ पर केवल 2 ही सिंबल नजर आ रहे हैं, ग्रेटर और स्मॉलर। इसका मतलब पहला निष्कर्ष भी गलत है और दूसरा भी गलत है, और इन दोनों को गलत करने का जवाब है कि हो सकता है ये दोनों बराबर निकले। इस प्रकार ना तो पहला निष्कर्ष सही है ना ही दूसरा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो हमारा थर्ड मेथड है। थर्ड मेथड की बात करें तो दिया गया है 2 से अधिक पंक्तियों वाले प्रश्न। देखिए सबसे पहले हमने एक सिंगल पंक्ति वाले प्रश्न आपको सिखाए जो सिंपल बेस पर सॉल्व हो गए। फिर हमने और टिपिकल क्वेश्चन रखे कि आपको कुछ नया सीखने को मिले, और अब ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो शायद आपके एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले। चलिए देखते हैं। सबसे पहले निष्कर्ष के पास जाते हैं। निष्कर्ष जानना चाहता है डी और टी के बारे में। तो देखते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 कथन में से कौन से वाले में डी है और कौन से में टी है। तो आप देखेंगे डी पहले कथन में मौजूद है और टी आपका तीसरे कथन में मौजूद है, और कॉमन टर्म की जो हम बात कर रहे थे वो है ओ। आप देखेंगे डी छोटा है ओ से और ओ छोटा है टी से, तो हम बोल सकते हैं डी छोटा निकलेगा टी से। पर यहां पर बता रखा है डी बड़ा है, जो 100% गलत है, क्योंकि हम जानते हैं डी बड़ा नहीं, डी टी से छोटा है। सेकेंड निष्कर्ष की बात करें तो के और जेड के बारे में जानना चाह रहा है, तो ढूंढते हैं के और जेड कहां है। के हमारा 1, 2, 3 जगह पर मौजूद है, लेकिन सिंपल फॉर्मेट में बात करें के और जेड की तो के और जेड के बीच में कॉमन टर्म है क्यू। हम बोल सकते हैं के बड़ा है क्यू से और क्यू बड़ा है जेड से। इसका मतलब के बड़ा है जेड से। ये बात 100% सही है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर होगा निष्कर्ष संख्या 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न की बात करें तो फिर से 1, 2, 3, 4, 5 कथन दिए गए हैं, 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपसे बोलना चाह रहा है ए और बी के बारे में बताइए। अब ए और बी एक ही श्रृंखला में मौजूद है, एक ही स्टेटमेंट में है, इनके लिए कंबाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हैं ए छोटा और बराबर है बी से। यहाँ पर सिंपल सा कंक्लूजन दिया गया है ए बड़ा है बी से, जबकि हम आसानी से जानते हैं ए बड़ा नहीं, ए हो सकता है बराबर हो बी से। तो इस प्रकार पहला निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। सॉरी, फिर से रिपीट करते हैं, ए बड़ा नहीं, ए छोटा और बराबर है। तो ये बात 100% गलत है कि बड़े होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि डेफिनेट में दिया गया या तो ए छोटा है या फिर बराबर है। दूसरे निष्कर्ष पर अगर हम जाए तो पूछा गया है बी और ई के बारे में। अगर बी और ई के ऊपर ध्यान दें तो बी बड़ा और बराबर निकलेगा सी से, और सी आप ध्यान से देख सकते हैं बड़ा है ई से। इस प्रकार बी और ई का सही चुनाव होगा। प्रायोरिटी बेसिस पर बी बड़ा हो जाएगा ई से, जो आपके दूसरे निष्कर्ष में दिया गया है। इस प्रकार कह सकते हैं प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा केवल विकल्प दूसरा वाला सत्य है। चलिए अगले मेथड की ओर चलते हैं कि उसमें आपको क्या बताने की कोशिश की जा रही है। देखिए जिस नए मेथड की हम बात कर रहे थे वो ये है, आपको कुछ ब्लैंक्स नजर आ रहे हैं और आपको दिए गए कथन के अनुसार स्टेटमेंट के ऊपर जो कंडीशंस दी गई हैं उन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए बताना है। देखिए पहले पढ़ लेते हैं क्या जानना चाह रहा है। नीचे दी गई अभिव्यक्ति
पूरी करने के लिए निम्नलिखित चिन्हों में से, ये जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन से चिन्ह रिक्त स्थान में भरे जाने चाहिए ताकि जे छोटा और बराबर हो जाए पी से, और ये बात क्या होनी चाहिए, निश्चित रूप से सही होनी चाहिए। तो डेफिनेट मैनर में जे और पी को क्या करना है, जे को छोटा और बराबर करना है पी से। देखिए 6 ब्लैंक्स है, जिसमें हम जे और पी की बात करें तो जे और पी के बीच में 4 ब्लैंक आ रहे हैं, वो भी अंत वाले। तो हमें स्टार्टिंग वाले 2 ब्लैंक्स को चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमसे बोला गया था छोटा और बराबर होना चाहिए, इसका मतलब अगर लास्ट के 4 जो स्थान नजर आ रहे हैं, लास्ट के 4 जो ब्लैंक्स नजर आ रहे हैं, उनमें अगर कहीं पर भी स्मॉलर का चिन्ह नजर आएगा हम उसको गलत मान लेंगे, कहीं पर भी ग्रेटर का साइन नजर आएगा उसको गलत मान लेंगे, और ग्रेटर इक्वल नजर आएगा उसको भी गलत मान लेंगे, क्योंकि अगर इन तीनों में से कोई भी आया तो ये वाली बात हमारी सही नहीं हो पाएगी। तो ये शॉर्टकट है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का। चलिए लास्ट के चारों विकल्पों पर ही प्रकाश डालते हैं। पहले में ग्रेटर स्मॉलर नजर आ रहा है और हमने कहा था स्मॉलर आते ही वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरे वाले की बात करें तो फिर से स्मॉलर नजर आया, इस प्रकार ये भी एलिमिनेट हुआ। तीसरे की बात करें स्मॉलर इक्वल 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 स्मॉलर इक्वल, जो बिल्कुल सही है। अगर इन चारों को हम यहां पर रख के देखें तो हम बोल सकते हैं जे स्मॉलर और इक्वल है पी के, ये बात बिल्कुल सही है जो दी गई है विकल्प संख्या 3 में। तो कंफ्यूज होने की कोई चांस नहीं है। आप पहले ये डिसाइड कर लें किन चीजों के बारे में पूछा जा रहा है और उनके बेस में हम सबसे पहले क्या ऑप्ट करते हैं। अगर आपको ये ध्यान रह जाएगा तो आप हर एक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभिव्यक्ति a स्मॉलर f और b स्मॉलर c निश्चित रूप से सही हो जाए। कुछ ऐसा करिए, इनमें से यहाँ पर जो ब्लैंक्स नजर आ रहे हैं रिक्त स्थान, इनमें से कौन कौन से यहाँ पर भरे कि ये दोनों बातें निश्चित रूप से सही हो जाए। अब देखिए a और f के बीच में 1 2 3 4 साइन चाहिए हमें, और b और c के बीच में केवल 2 साइन चाहिए। अब b और c को हमें b को स्मॉलर इक्वल करना है c से। अगर हम बात करें तो हमें b को स्मॉलर इक्वल करना था c से, तो हम क्या करें कि b स्मॉलर इक्वल हो जाए c के। अगर कहीं पर भी लास्ट के 2 सिंबल में स्मॉलर का साइन मिलेगा तो उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, ग्रेटर का साइन मिलेगा उसको एलिमिनेट कर देंगे, ग्रेटर इक्वल मिलेगा उसको भी एलिमिनेट कर देंगे। इस प्रकार b और c के बीच में हम इन तीनों में से कोई भी साइन आएगा उसको एलिमिनेट मान लेंगे। चलिए देखते हैं। पहले विकल्प पर प्रकाश डाले तो लास्ट के दोनों सिंबल स्मॉलर नजर आ रहे हैं, तो पहला विकल्प एलिमिनेट होता है। दूसरे वाले की बात करें, फिर से लास्ट के 2 में से एक स्मॉलर मिला तो फिर से एक एलिमिनेट होता है। हमें पूरा चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल लास्ट वाले दोनों से हम एलिमिनेशन के थ्रू इसको सॉल्व करते जा रहे हैं। तीसरा वाला एलिमिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन चौथे वाले पर अगर जाएं तो फिर से एलिमिनेट होता है। अब या तो तीसरा विकल्प सही होगा या फिर जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे वाले को रखकर देख लेते हैं। स्मॉलर इक्वल स्मॉलर स्मॉलर इक्वल इक्वल और स्मॉलर इक्वल। अब b और c के बीच में जो चाहिए था वो भी पूरा हो गया, और a और f के बीच में चाहिए था स्मॉलर, जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही चुनाव होगा विकल्प संख्या 3। कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो एलिमिनेशन के थ्रू और प्रायोरिटी बेसिस को ध्यान में रखते हुए आप विद इन अ सेकेंड अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो कितना ही टफ क्यों ना बनाया गया हो। चलिए अगले अंतिम मेथड पर चल लेते हैं, जो है कोडेड बेस फॉर्मेट। आप देख सकते हैं निम्नलिखित प्रश्नों में से कुछ प्रतीक दिए गए हैं। प्रतीकों का प्रयोग नीचे बताए हुए कथनानुसार किया गया है। अब देखिए बोला गया है @ का मतलब ये है, हैश का मतलब आपको बताया गया है, परसेंटेज का मतलब बताया गया है, डिवाइड का मतलब बताया गया है और डॉलर का मतलब बताया गया है। इन सभी चिन्हों को ध्यान में रखते हुए आपको ये दोनों प्रश्न फिलहाल सॉल्व करने हैं। इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट क्या है वो आपको बताते हैं। देखिए पहले एक स्क्वायर बॉक्स बना लें और उस पर ये सिंबल लिख लें। अब इनमें से जो भी प्रतीक जिस भी सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको साथ में लिख ले, जिससे कि बार बार इसको चेक ना करना पड़े। जैसे @ का मतलब है छोटा नहीं है। अब छोटा नहीं है या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, इसका मतलब यहां पर @ लिख लिया हमने। दूसरे वाले की बात करें तो बोला गया हैश, हैश बड़ा नहीं है। अब बड़ा नहीं है तो छोटा होगा या बराबर होगा। तीसरे वाले की बात करें तो लिखा हुआ है परसेंटेज,
परसेंटेज का मतलब है ना तो बड़ा है ना ही बराबर है, बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है तो छोटा होगा, और जो दिया गया है यहां पर। चौथे वाले की बात करें तो प्लस का दिया गया है, प्लस के लिए ना तो बड़ा है ना ही छोटा है, इसका मतलब प्लस का मतलब होगा बराबर। और अंत में एक ही रह गया है और उसका मतलब दिया गया है डॉलर, डॉलर का मतलब है छोटा नहीं है और बराबर नहीं है, तो डॉलर का मतलब है वो बड़ा ही है। अब प्रश्न को देखते हुए देखिए, अब आपके ऊपर है कि आप चीजों को कितनी जल्दी विजुलाइज करते हैं, कितनी जल्दी देखकर इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जी परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब है स्मॉलर, टी हैश, हैश का मतलब था स्मॉलर इक्वल, और पी प्लस, प्लस का मतलब था इक्वल। कितनी आसानी से श्रृंखला बनी गई। देखिए पहले इसको ऐसी जगह पर रखें जहां पर हैंड और आई कोऑर्डिनेशन रहे और आप तुरंत इसको सॉल्व कर लें। अब आपसे पूछा गया टी प्लस, प्लस का मतलब था बराबर, पूछा गया टी बराबर है जे के, तो आप देख सकते हैं टी या तो छोटा है या बराबर है, 100% बराबर नहीं है, तो पहला विकल्प गलत। दूसरा विकल्प बोला गया है जे डॉलर, डॉलर का मतलब है छोटा, जे छोटा है टी से, आप देख सकते हैं जे डॉलर का मतलब है बड़ा है, जे बड़ा है टी से, आप देख सकते हैं जे बड़ा हो सकता है लेकिन हो सकता है बराबर निकले, इसका मतलब दूसरा विकल्प भी गलत। जे और टी के बीच में दो साइन की आवश्यकता थी, एक बड़ा और एक बराबर, और अगर आप दोनों विकल्पों पर ध्यान देंगे तो पहले वाले में जे और टी को बराबर किया गया है, दूसरे वाले में जे को बड़ा किया गया है जिसको हम ढूंढ रहे थे। इस प्रकार इस प्रश्न का सही चुनाव होगा या तो विकल्प पहला सही है या विकल्प दूसरा सही है। अब फिर से इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको देखिए, सीधा इम्प्लीमेंट करिए और इसी प्रकार आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए आज के डिस्कशन को यही खत्म करते हैं। आज का मेन मुद्दा था कि आपके जो बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम है उनमें इनइक्वालिटी से जो स्टूडेंट डरते हैं, जिनको डाउट होते हैं, वो कैसे उसको शीघ्रता से सॉल्व कर सकते हैं। हमने आपको जो शॉर्टकट बताया लेफ्ट साइड मूवमेंट और राइट साइड मूवमेंट वाला, उसको ध्यान में रखकर आप किसी भी तरह के इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए आपको किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आगे चलकर आपको कैसे जॉब लेनी है। तो आज का डिस्कशन यही खत्म करते हैं और आप आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो डिस्कशन पसंद आया होगा।